नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर तैयारी में जुटी है और तैयारी आखिरी दौर में है। एक मजबूत राज्य की नींव सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि जन भागीदारी से रची जाती है। इसी विश्वास के साथ राज्य सरकार आम जनता की सहभागिता से राज्य में समावेशी बजट लागू करने की दिशा में सतत प्रयासरत है। क्षेत्र के विशेषज्ञ, प्रभावित और लाभान्वित समूह के साथ बैठकों का दौर चल रहा। अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए अबुआ देशों बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप के साथ सोशल मीडिया माध्यम जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, एक्स से भी सुझाव मांगे गए। लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है। खास बात यह है कि विदेश दौरे से लौटने के बाद हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल हुए। संभव है कि बजट समिति को कई नए और महत्वपूर्ण सुझाव मिले होंगे। ऐसे में आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे। बात 25 साल के युवा झारखंड की जरूरतों पर और उसके लिए सरकार के इरादों पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेएमएम की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज दुबे जी हैं और सीए हम समझेंगे संतोष कुमार जी से किस तरह से हिसाब किताब रखा जाता है, सरकारी खाते बही की किस तरह से जानकारी अपडेट की जाती है ताकि आगे राज्य के लोगों को सही लाभ और विभिन्न विभागों को उनका उचित हक, उनका उचित आवंटन दिया जा सके। सबसे पहले तो संतोष जी, आपसे हम समझ लेंगे कि इस बजट से क्या उम्मीद रख रहा झारखंड। संतोष जी, आवाज मिल रही है आपको? धीरज जी, आवाज मिल रही है? संतोष आपको है ना? आप ही का गलत नाम शो कर रहा है संतोष। नहीं, धीरज जी, आवाज मिल रही है? हाँ, मेरी आवाज मिल रही है मुझे। जी जी, हम बस ये समझना चाह रहे हैं जी, क्या कुछ उम्मीद रखी जाए? देखिए, बजट जो है वो जन उपयोगी हो, जनता की भागीदारी हो, उनकी भावनाओं का भी समावेश हो इस बजट में। इसलिए सरकार ने विभिन्न पोर्टल के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से लोगों की भावनाओं और सुझाव को मांगा है। इसी के तहत बजट का निर्माण हो, झारखंड के लोगों के हित में। एक युवा झारखंड को जब विकास की रफ्तार दी जाए तो उसमें सबका साथ हो और एक अंतिम तबके तक, लोगों तक इस सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके जो उनकी जरूरतें हैं। किस मुद्दों को समाज में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, किन चीजों को लागू करने से सामाजिक जीवन स्तर को उठाया जा सकता है, इसके लिए सरकार पहल कर रही है कि हमें समाज के अलग अलग तबके, कई शिक्षाविद हैं, कई बुद्धिजीवी हैं, कई जागरूक लोग हैं, चेंबर है, उसके साथ साथ बौद्धिक लोगों की समूह है, वो सरकार को सुझाव दे सकते हैं। और ऐसे भी जब कई तरह के दिमाग का उपज सरकार को सुझाव के रूप में अगर मिलेगा तो मुझे लगता है कि वो एक छना हुआ बेहतर सुझाव होगा। सरकार उसी पर काम कर रही है कि झारखंड की जनता तय करे, हमारा 4 करोड़ आबादी तय करे कि झारखंड का बजट कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम झारखंड की जनता का सेवक हैं। सेवक का काम है जनता के प्रति जवाबदेही तय करना, और उन्होंने वोट दिया है, वोट देकर अपना सेवक चुना है, अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो उनकी इच्छा को जानना सरकार और हमारी ये अच्छी बात है कि सरकार लोगों की इच्छा जान रही है, लोगों की जरूरतों के आधार पर सरकार बजट बनाने की तैयारी कर रही है। संतोष जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि कितना दबाव होगा सरकार पर जनता की इच्छा के अनुरूप एक बजट तैयार करना, सिर्फ जनता की इच्छा के ही नहीं, क्योंकि उद्योगपतियों से भी काफी उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक वैश्विक मंच पर झारखंड का प्रचार करके लौटे हैं, तो उद्योगपति भी काफी उम्मीद लगाए होंगे इस बजट से। किस तरह से देखा जाए? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड सरकार अपना कार्य कर रही है। जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। जिस तरह उन्होंने अभी वर्ल्ड फोरम में झारखंड को प्रस्तुत किया तो जनता का विश्वास उन पर और बढ़ गया, तो जनता की आकांक्षाएं बढ़ गई। खास करके शहरी जनता चाहती है कि शहरों में उनको जामुक्त सड़कें मिले, बिजली मिले, ड्रेनेज अच्छा हो, लाइफ का स्टाइल सुधरे,
ओवर ब्रिजेस वगैरह बने जिस पर सरकार काम कर रही है सर। उद्योगपति लोग चाहते हैं कि चैम्बर चाहता है कि यहाँ पर नए नए उद्योगों का विकास हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और इससे रोजगार का सृजन भी होगा, राजस्व का सृजन भी होगा और सबका विकास होगा। बिल्कुल। माफ़ी चाहूँगा, नाम को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया था। महेंद्र जी, हम आपसे थोड़ा और विस्तार से समझना चाहेंगे। जिस तरह से महेंद्र कुमार जैन है। जी जी, जिस तरह से कोशिशें हो रही है कि आम लोगों की भागीदारी हो, आम लोगों की बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, उन्हें रोज़गार चाहिए, उनके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर स्थिति हो, ये संभावना देखते हैं, खर्च कम हो और फ़ायदा अधिक हो, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरतें हैं। इन सबको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है और अलग अलग विभाग को भी उचित आवंटन मिले, ये चुनौती का भी सामना करना होगा। राज्य की जनता यही चाहते है कि उनको अच्छे रोड मिले। रोडों पर काफी काम हुआ है। शहर के जो रोड हैं वो कंजस्टेड हैं। अपर बाजार में चले जाइए या रातू रोड में चले जाइए, फ्लाईओवर बना के सरकार ने कोशिश की है कि जाम से कुछ मुक्ति मिले, लेकिन इतने ठेले टेम्पो और ऑटो वगैरह हैं कि बहुत दिक्कत हो रही है। तो सरकार को इसके लिए राजस्व चाहिए। राजस्व कहाँ से आएगा? तो इंडस्ट्री ही टैक्स के माध्यम से देगी, एम्प्लॉयमेंट भी देगी, राजस्व भी देगी और उस पैसे को फिर वो रिसाइकिल होकर वो पब्लिक की सुविधा में हो। तो इसके लिए जरूरी है कि इंडस्ट्री का विकास हो, नई नई इंडस्ट्रियां आए। 18% जीएसटी मिलती है, 9% राज्य सरकार को मिलती है। पैसा आएगा तभी खर्चा होगा, एम्प्लॉयमेंट बनेगा तभी होगा। यहाँ की जलवायु बहुत बढ़िया है। यहाँ आईटी हब खुल सकते हैं, रेलवे का कारखाना खुल सकते हैं, डिफेंस के कारखाने खुल सकते हैं। क्योंकि हमारे लोकल सांसद अभी राज्यसभा में रक्षा मंत्री हैं, तो हमारी जनता की उपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं कि कम से कम रक्षा के क्षेत्र में एचईसी को बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है। ये सब छोटी छोटी बातें जनता के चाहती है जी। चलिए, महत्वपूर्ण बातें आपके माध्यम से आई है और बिल्कुल सेज हो सकते हैं, कई कॉरिडोर हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों से संबंधित, माइंस भरपूर है तो हम डिफेंस कॉरिडोर उम्मीद कर सकते हैं। डिफेंस के सेक्टर में माइंस को कोलैबोरेट करके बेहतर संभावनाएं झारखंड वासियों के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सब बातें हैं, लेकिन हम थोड़ा धीरज जी से भी जान लेते हैं। धीरज जी, लोगों से राय तो ली जा रही है, लेकिन चुनाव के समय आपकी पार्टी की ओर से, गठबंधन की ओर से कुछ वादे भी किए गए थे, उन वादों को पूरा करने का भार भी इस बजट पर होगा। देखिए, हमारी पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं उसको पूरा करने का अगर देश में कोई राज किया हो तो झारखंड है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। हम नहीं बोलते हैं कि गंगा की सफाई कर देंगे, आधा अधूरा छोड़ देंगे। हम नहीं बोलते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे तो हम ये कर देंगे, हमारा बुलेट ट्रेन चला देंगे। हमारा स्पष्ट विजन है। हमने जो वादा किया उसको पूरा करने में हमारा प्रयास जनता को दिख रहा है। हमने बोला था गोल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, हमने लाया। हमने बोला था कि जो पारा टीचर हैं उनको सम्मान देंगे, उनको सहायक टीचर का दर्जा हमने दिया है। हमने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का वेतनमान बढ़ाया है। हमने सेविका दीदी का वेतनमान बढ़ाया है जो सेविका सहायिका थी। हमने इस राज्य में जो पुलिसकर्मी हैं उनका जो पीएलएफ काट दिया जाता है, उनकी छुट्टी काट दी जाती थी, उनको बढ़ाने का काम किया है। इसी राज्य में महिलाओं को सशक्त करने के लिए 2500 रुपए प्रति माह के हिसाब से मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। मैया सम्मान योजना का लाभ ये मिलेगा कि जब ग्रामीण स्तरों पर 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को मिलेगा तो ये सर्कुलेशन जो पैसे का होगा, इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उनको जरूरतों का पूरा होगा और महिलाएं घर में बच्चों को पढ़ाने से लेकर बुजुर्गों की दवाई तक की व्यवस्था इस पैसे से करती हैं। कई महिलाएं तो लगातार अखबारों में देखने को मिलता है कि इन पैसों को जोड़कर सिलाई मशीन खरीदती हैं और सिलाई मशीन से नया अपना रोजगार का उपाय करती हैं। तो सरकार का ये फोरम जो है, अब बच्चियों हैं जो स्कूल में स्कूल ड्रॉपिंग लिस्ट हुआ करती थी वो बढ़ गई थी। सरकार ने सावित्रीबाई फुले योजना लाया, किशोरी समृद्धि योजना। उस किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 8वीं की बच्ची को सपोर्ट देना शुरू हुआ कि हम 8वीं 9वीं को 2500 रुपए देंगे, 10वीं 11वीं 12वीं को 5-5 हजार रुपए साल में देंगे। कई गरीब परिवार हैं, जब आप देखिएगा अभी भी प्रीति कह सकते हैं कि प्रीति वर्ड नहीं आ पा रहा है और रूढ़िवादी सोच है कि बेटों को पढ़ाना है।
वहां पे बेटियों को गरीब परिवार में देखिएगा कि उनको बिठा दिया जाता है कि तुम पढ़ने मत जाओ, साइकिल का अभाव हो, पढ़ाई का अभाव हो, पढ़ाई का खर्च के कारण। आज यही सरकार 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए कैश पैसा का डिलीवर्ड डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक में भेज रही है और स्नातक के बाद 20,000 रुपए दे रही है कि आप स्नातक कीजिए और आगे भी जो पढ़ाई करना है आप कर सकते हैं। तो सरकार का बोलना और सरकार का करना दोनों पैरेलली मिल रहा है। ये झारखंड है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो बोल रहे हैं सो कर रहे हैं। चलिए, अभी हमारे अच्छी बात है। हमारे धीरज जी आपके पास आएंगे। आपने जो बातें रखी है उनमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है। 1 मिनट और ले लीजिए। जी जी, जल्दी से धीरज जी। सर ने बोला कि हमारा अपर बाजार जैसे जगहों पे सड़कों की चौड़ाई कम है, उसकी वजह से परेशानी होती है। मैं इनकी बात को एडमिट करता हूं, इस बात को मानता हूं। इसी पर सरकार काम कर रही है और सरकार, आप देखिएगा कि सुशांत गौरव जी जो हैं, जो नगर निगम के आयुक्त हैं, उनके नेतृत्व में अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है और सड़कों चौड़ी करने के लिए कई फ्लाईओवर पास किए गए हैं, जिसमें आपको अरगोड़ा से लेकर कटहल मोड़ तक का फ्लाईओवर है। हरमू में करमटोली चौक से लेकर आप उधर चले जाइएगा टैगोर हिल तरफ, उधर फ्लाईओवर, कितने फ्लाईओवर, और 2 फ्लाईओवर अभी बनकर तैयार हो चुका है, जो काटा टोली फ्लाईओवर और सिमरटोली फ्लाईओवर। तो सरकार का ये इंटेंशन है कि जो रांची मेरा कैपिटल है उसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दें, सड़कें चौड़ी हो, फ्लाईओवर हो, जाम की समस्या से मुक्ति मिले, लोग साफ हवा में, साफ पानी की व्यवस्था में और अच्छा जीवन जिए। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। महेंद्र जी, इन्होंने काफी चीजें गिना दी है, कई जरूरतें हैं और हमारे समाज की अच्छी बात है, हमारे सरकारी व्यवस्था की। महेंद्र जी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी, आवाज मिल रही है महेंद्र जी? हाँ, बताया जाए कुछ है। हाँ, हमारे सरकारी व्यवस्था की एक अच्छी बात यह है कि सरकार मुनाफाखोरी पर नहीं, सेवा पर फोकस करती है। लेकिन सेवा करने के लिए भी सरकारी खजाने में पैसा होना जरूरी है। पैसा आएगा तब हम जनहित के कार्यों पर दिल खोलकर खर्च कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतार सकते हैं। बजट में क्या कुछ होगा ये तो सब बात हो रही है, लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आएंगे ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्या लगता है आपको, किस तरह से इस चुनौती से पार पा रही है सरकार? सरकार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी अभी विदेश गए थे, उन्होंने कई MOU साइन करने की कोशिश की और इस पर जहां तक मैं समझता हूँ कि वार्ता चल रही है। और जब इंडस्ट्री लगेगी तो नेचुरली उसका डिविडेंड सरकार को भी मिलेगा, जनता को भी मिलेगा। जनता को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा और उसी पैसों को फिर से रिसाइकिल करके विकास का कार्य होगा। सरकार को मेरा एक सुझाव है कि ये जो हम लोग फ्री बीज बांटते हैं उस पर कुछ कंट्रोल करना। और झारखंड में गरीबी पहले जैसी नहीं रह गई, तो उस पैसे में थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए उसको प्रोडक्टिव चैनल में लगाने से राज्य का विकास तीव्र गति से होगा। जी, एक बड़ा मुद्दा हो जाता है महेंद्र जी, केंद्रांश का और रॉयल्टी का, राज्य के रॉयल्टी के हिस्से के भुगतान का। क्या लगता है कि उसके कारण भी सरकार की योजनाएं, सरकार के कार्य व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है? नेचुरली अगर रॉयल्टी नहीं आएगी या उनको हिस्सा नहीं मिलेगा तो खर्चा कहाँ से होगा? जी, ये केंद्र सरकार के साथ समन्वय हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो जाएगा और पैसा देगी केंद्र सरकार। जो देना ही उनको देर समय तो देना ही है, क्योंकि वो एक एग्रीड सेट टर्म है जिसमें सब राज्यों की सहमति के साथ एक्ट बना है, वो देना ही। बात है कि जितनी जल्दी मिलेगी उतना जल्दी वो रिसाइकिल्ड होगा। तो हम ये समझते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री काफी ऊर्जावान है, विवेकशील है, व्यवहार कुशल है और केंद्र भी अपना हाथ बढ़ा रही है। अभी हम लोगों के दिशोम गुरु जी को भारत पद्मश्री दिया गया, क्योंकि एक अच्छी पहल है। संबंध सुधरेंगे और राज्य का विकास होगा, राज्य की जनता भी उससे लाभान्वित होगी और केंद्र सरकार भी लाभान्वित होगी, क्योंकि यहाँ तो इंडस्ट्री लगाना ही चाहिए। यहाँ सारे प्राकृतिक साधन उपलब्ध है, जलवायु अच्छी है। बिल्कुल, तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो राज्य के विकास डबल इंजन से होगा। बिल्कुल, ये जरूरी है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब बात
समाज के हित की हो, राज्यवासियों के हित की हो, तो राजनीति किनारे रखकर एक तालमेल स्थापित किए जाने की जरूरत है। धीरज जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार हमारा केंद्रांश 28,000 करोड़ रुपए रखी हुई है। हमारा मनरेगा और आवास का पैसा 747 करोड़ रुपए रखी हुई है। हमारा छात्रवृत्ति का पैसा 900 करोड़ रुपए रखी हुई है। हमारा रॉयल्टी का पैसा 1,37,000 करोड़, जो अब बढ़ के लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। हमारा पीएचडी में पेयजल का पैसा 6200 करोड़ रुपए रखी हुई है। अगर ये क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाया गया है, केंद्र सरकार हमसे पैसा लेती है हमारे टैक्स के रूप में, और उस टैक्स में से फाइनेंस कमीशन के हिसाब से आर्टिकल 220 के हिसाब से हमको 41 रुपए मिलता है। मतलब महेंद्र जैन जी 100 रुपए टैक्स दिए भारत सरकार को, तो लौट के 41 रुपए हमारा झारखंड को वापस आता है। 59 रुपए केंद्र सरकार के पास ही रह जाता है कि आपको पूरे देश को लेकर चलना है। तो वो पैसा टैक्स का हमको मिलता है, लेकिन बाकी जितना पैसा है, जिसे हमने आपको बोला केंद्रांश से लेकर रॉयल्टी का, जीएसटी का और अन्य चीजों का, ये पैसा केंद्र सरकार रोक ले रही है। और क्यों रोक ले रही है? क्योंकि बीजेपी एंड बीजेपी अलायंस पार्टी की यहां पे सरकार नहीं है। तो भेदभाव और सौतेला व्यवहार सिर्फ इस कारण से हो कि जनता ने वहां के लोकल पार्टी को, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चुना है, इसलिए हम राज्य को पैसा नहीं देंगे। तो ये नीति और नियत तो भाजपा को तय करनी पड़ेगी कि वो जानबूझकर झारखंड को पीछे ढकेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जन भावनाओं का सम्मान न हो और चुनी हुई सरकार को परेशान किया जाए। वो झारखंड को पैसा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वहां पे उनकी सरकार या उनके अलायंस पार्टी की सरकार नहीं है। तो ये दमनकारी नीतियां जो हैं, ये नीति से देश कैसे चलेगा? बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। बोलना चाहिए ना कि भाजपा शासित राज्यों का साथ और भाजपा शासित राज्यों का विकास और बाकी का विनाश करने के लिए हम कसम खा लिए हैं। ये भी प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, केंद्र सरकार को बोलना चाहिए, भाजपा को बोलना चाहिए। और आके रामदास अठावले जी ने कहा कि आप आइए ना भाजपा के साथ और सरकार बनाइए, हम आपको ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा सहयोग करेंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल और इनका क्या जवाब देना चाहिए, तो झारखंड की जनता देख रही है, समझ रही है। फिर भी 40% मिनरल वाला इस राज्य अपने पैसे का सर्कुलेशन करके, उसका प्रबंधन करके और राज्य को समाज कल्याण की योजना के साथ साथ विकास की राह पर इतना अच्छा चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप देखिएगा कि जो झारखंड 23वां और 22वें स्थान पर था, वो झारखंड 10वां स्थान पर चला आया और लगातार प्रगति के पथ पर है। तो ठीक है, हमको रोकना चाहते हैं और रोकने का प्रयास करें, लेकिन हमारा अपना जो बुद्धि विवेक है, हमारा जो अपना मैनेजमेंट है, उसके बलबूते पर हम लोग दिखाएंगे कि झारखंड को कैसे 1 नंबर पर लाना है। चलिए, अच्छी बात है, झारखंड को 1 नंबर पर लाने का प्रयास हो रहा है। महेंद्र जी, निवेश की बात हो रही है कि राज्य के आय का एक महत्वपूर्ण जरिया निवेश हो सकता है, लेकिन निवेश लंबे समय में और कई चरणों में आता है। हम अभी अब तात्कालिक तौर पर बजट की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो राशि है अलग अलग विभागों की और जो जनहित वाली योजनाएं हैं, जिसे आप फ्रीबीज कह रहे हैं, सरकार ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने का दायित्व तो अभी उस पार्टी पर है। तो ऐसे में दबाव अतिरिक्त होता है। तो क्या हम उम्मीद करें कि इस बार के बजट अनुमान में कुछ बेहतर होगा? पिछली बार से ज्यादा, कितना ज्यादा बजट हो सकता है? क्या संभावना देख रहे हैं आप? बजट में बेसिकली टैक्स कलेक्शन पर ही जितना टैक्स कलेक्शन सरकार करेगी उसी के हिसाब से खर्चा करेगी। डिपोजिट का बजट एक सीमा तक ही चल सकता है। ये सरकार और सरकार के अधिकारी ही बना सकते हैं कि वो किस तरह से पैसा लाएंगे और कहाँ वो निवेश करेंगे। और जहां तक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात है कि लंबा समय तो लेते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट डे 1 से लगते हैं। क्योंकि जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो जमीन एक्वायर करते हैं, उसका पैसा जाता है जमीन मालिकों को। मजदूर उस पर काम करता है, उसका पैसा जाता है। तो वो सब तो रिसाइकिल होता है ना, समय तो लगता है। मतलब ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट आने में समय लगता है, लेकिन जब कैपिटल एसेट्स इन्वेस्ट होते हैं तो उनकी खरीदारी में भी तो जो उस पर अपना श्रम धन लगाए हैं उनको फायदा होता है। और श्रम तो लोकल लोग ही लगा रहे हैं, जमीन लोकल लोगों की ही है, लोगों की ही है। तो पैसा का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सिर्फ है कि हमको कहाँ यूटिलाइज करना है। चलिए, अच्छी बात है। केंद्र सरकार भी बजट पेश करने वाली है, तो केंद्र
से भी कुछ उम्मीद है झारखंड को, और झारखंड अपने स्तर से भी झारखंड वासियों को एक बेहतर भविष्य के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ बेहतर उम्मीद, रोजगार के साधन और अन्य व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास करती दिख रही है। इस दिशा में और क्या कुछ होगा, इस पर हम आगे फिर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जैन जी और धीरज दुबे जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगली बार एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।